हम ये देखेंगे कि चिकित्सा का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बीएमएस छात्राओं द्वारा फेस किए जाने वाले कॉमन चैलेंजेस, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी और आने वाले बैच की संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस सेशन के शुरुआत मैं प्रार्थना से करना चाहूंगी। रागादिरोगान सततान शक्तान अशेषकाय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदां जगान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं वैद्य पायल साहू। मेरा बीएमएस तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से हुआ है। एमडी काय चिकित्सा विषय में आईटीआरए जामनगर से हुआ है। मैं वेदायु चिकित्सालय हिंगोली यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरी सहयोगी वैद्य निकिता माने, उनका बीएमएस सेम कॉलेज तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से हुआ है। एमडी रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना इस विषय में आईटीआरए जामनगर गुजरात से हुआ है। वह एमए योगा स्कॉलर है, सोलापुर यूनिवर्सिटी से कर रही है। और ज्ञानायु आरोग्यालय सोलापुर, यहाँ पर वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी के साथ में वेद ज्ञान अवबोध के शुरुआत के पीछे की प्रेरणा शेयर करना चाहती हूँ। बीएमएस के दौरान जब हम पुणे में थे, उस समय हमें वैद्य लक्ष्मण लावणकर सर और अन्य वरिष्ठ वैद्यों के सानिध्य में संहिता अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तभी हमें यह अनुभव हुआ कि जो संहिताओं का अध्ययन है वह केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमें एक वैद्यकीय दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। जैसे जब हमने संहिता का अध्ययन यूजी में ही स्टार्ट कर दिया, तो हमें यूजी के प्रत्येक वर्ष में ही उसका लाभ नहीं मिला, बल्कि जब हम लोग पीजी का एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे थे तभी हमें पहले से संहिताओं का ज्ञान था। जब हम पीजी में गए वहां पर हमने रुग्णानुभव लिए, वहां पे रुग्ण परीक्षा की और चिकित्सा करते वक्त भी संहिता का अध्ययन लाभफुल हुआ। और उसके बाद में जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में भी संहिताओं का अध्ययन ही हमारा मार्गदर्शन है। इसीलिए जब हम संहिताओं का अध्ययन और रुग्ण परीक्षण साथ साथ करते हैं तो ये वैद्य के दृष्टिकोण हमारे भीतर निर्माण होता है। और जब अभी पीजी के दौरान हम और जब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि ऐसा निरंतर मार्गदर्शन और एक साथ बैठकर संहिताओं का अध्ययन करना, ये अवसर आयुर्वेद के प्रत्येक विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं होता है। और इसी भावना के साथ वेद ज्ञान अवबोध की शुरुआत हुई। हमारा उद्देश्य जो है वो केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि साथ मिलकर सीखना भी है। इसीलिए ये जो सेशन या ये कोर्स होगा, ये केवल एक टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि एक को लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर हम सभी मिलकर पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, इन तीन चरणों में संहिताओं का अध्ययन करेंगे। और हमारा ये विश्वास है कि हमारे इस प्रयास से आपके भीतर आजीवन संहिता अध्ययन की रुचि और परंपरा विकसित होगी। तो अब ये सवाल रहता है कि संहिताओं का अध्ययन आखिर इतना महत्वपूर्ण है क्यों। तो आइए जानते हैं। संहिताएं जो है वो आयुर्वेद का नींव है। अगर संहिताओं की ही समझ हमें नहीं होगी तो संहिता में जो मूलभूत आयुर्वेद के सिद्धांत दिए गए हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगे। जो निदान चिकित्सा समझने में कठिनाई होगी। तो संहिता का जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं तो हमारे भीतर एक वैचारिक दृष्टिकोण भी या एक थॉट प्रोसेस भी डेवलप होने लगता है। जब हमारे सामने रुग्ण आएगा तो वो कुछ लक्षणों को लेकर आएगा, उस लक्षणों के आधार पर हमें निदान करना होगा। और जब तक हम निदान नहीं करेंगे हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो हमें लक्षणों को जानना है वो संहिताओं के माध्यम से ही जानना है। इसलिए संहिताएं जो है वो केवल एक श्लोकों का समूह नहीं है, बल्कि वो हमें एक वैद्य के दृष्टिकोण भी दे रही है। और जो लोग फ्यूचर में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए संहिता तो लाइफ लॉन्ग गाइड ही साबित होने वाली है। इसलिए हमें निरंतर संहिताओं का अध्ययन करना ही चाहिए। अब आप स्वयं ही सोचिए कि जब हम संहिता अध्ययन करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम संहिताओं को देखकर ही डर जाते हैं, क्योंकि हमारी जो संहिताएं है वो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है और संस्कृत समझने में हमें कठिनाई होती है। श्लोक जो दिए गए वो तो हम लर्न कर लेते हैं, पर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम समझ ही नहीं पाते। जब टीकाएं पढ़ते जाते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो कॉन्सेप्ट हमें आचार्य जिस पद्धति से बताना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में ही नहीं आता है और जो क्लैरिटी है वो आ नहीं पाती है।
इसके साथ साथ जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो हमें शब्द ही नहीं सूझते, संस्कृत के शब्द हमें नहीं आते हैं। और आजकल तो पीजी में भी सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते हैं। कोई केस सिनेरियो दे देंगे, उसके आधार पर आपको पहले वो निदान करना होगा, उसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, और उसके आधार पर फिर उस पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी हमने संहिता में अध्ययन किया है, जो थियोरी हमने पढ़ी है, उसे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़ नहीं पाते हैं। तो ये समस्या केवल आपके साथ नहीं है। अधिकतर आयुर्वेद के छात्र इसी समस्याओं को या इसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि संहिता का निरंतर अध्ययन करते रहना। तो जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी उसमें हम केवल श्लोक को पढ़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां हमें आवश्यक लगेगा वहां पर जो बड़ा शब्द होगा उसका हम पदच्छेद करेंगे, संधि विग्रह करेंगे, और उसके आधार पर उस शब्द का अर्थ समझने का हम प्रयत्न करेंगे। जो टीकाएं दी गई है, टीकाओं को पढ़कर उसके आधार पर उस श्लोक का भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट दिया है वो हमें अच्छे से समझ में आए। जो भी हमने पढ़ा है वो हम क्लिनिक में उसका जो यूज है वो कर पाए। तो इस तरह से हमारा टीचिंग मेथड रहेगा। तो मैं वैद्य निकिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो संहिता का अध्ययन शुरू करे। धन्यवाद वैद्य पायल। मेरी आवाज आ रही है पायल? यस हेलो। यस। हाँ। अ, तो सबसे पहले तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वेद ज्ञान अवबोध के इस पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में। अभी वैद्य पायल ने हमें बताया कि अ, जो बीएमएस स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज होती है जब हम संहिता पढ़ते हैं तब। और संहिता का एप्लीकेशन हम सिर्फ यूजी में या एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे प्रैक्टिस में भी हमें उसका एप्लीकेशन होता है। इसीलिए और उसी उद्देश्य से हमने ये वेद ज्ञान अवबोध का जो उपक्रम है वो स्टार्ट किया है। और यहाँ पे हम किसी को संहिता सिखाने नहीं वाले हैं, हम सब साथ में सीखने वाले हैं। तो अभी तो हम सीधा अभी ज्यादा समय गवाए बिना हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें सबको पता है कि जो चरक संहिता का जो उपदेशकर्ता आचार्य है वो पुनर्वसु आत्रेय है। तंत्र की निर्मिति अग्निवेश ने की है, और उसका प्रतिसंस्करण जो है वो आचार्य चरक ने किया है। और हम जिस टीका पे फोकस करने वाले हैं, जो चरक संहिता की जो महत्व की टीका है आयुर्वेद दीपिका, जो आचार्य चक्रपाणि दत्त ने लिखी है, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी ग्रंथ की अगर रचना होती है तो उसकी रचना के पीछे एक रीजन होता है। उसका जो ऐसा क्रम क्यों आया है या उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसकी रचना ऐसे क्यों है, उसका एक रीजन होता है। उसी तरह आज हम ये देखेंगे कि आचार्य चरक ने जो चरक संहिता है उसके 120 अध्याय जो है, उसकी ऐसी विशिष्ट रचना क्यों की है। उस 120 अध्याय को इन 8 स्थानों में किस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है या डिवाइड किया है, हर एक स्थान का क्या महत्व है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। जैसे कि अभी सूत्र स्थान जो है, जो कि चरक संहिता का पहला स्थान है। यहाँ पे दिया है कि श्लोक स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्य अस्य शिरः शुभम चतुष्कानां महारथानां स्थाने अस्मिन् संग्रह कृत। सूत्र स्थान को ही श्लोक स्थान कहा गया है। जैसे हमारे शीर का प्रधान अवयव, जैसे हमारे शरीर का प्रधान अवयव शीर है, उसी तरह ये जो चरक तंत्र है या कोई भी आयुर्वेद की संहिता है उसका जो प्रमुख स्थान होता है वो हमें सूत्र स्थान होता है। तो ऐसे क्यों? चतुष्कानाम महारथानाम स्थाने अस्मिन् संग्रह कृत, क्योंकि इस स्थान में जैसे पर्टिकुलरली चरक संहिता में कि चतुष्काय है, टोटल 7 चतुष्क है।
रोग चतुष्क से लेकर स्वस्थ चतुष्क, योजना चतुष्क या भेषज चतुष्क। तो इन सभी जो चतुष्क है, उन चतुष्क में अलग अलग जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, उन सबका वर्णन आया है। और इसीलिए इस स्थान को या सूत्र स्थान को शिरा की तरह शुभ या प्रधान स्थान माना गया है। उसके बाद में है निदान स्थान। तो संक्षेपेण हेतु लिंग अभिधायकम सूत्र स्थानम अनु प्रपंचेन हेतु लिंग अभिधायकम निदान स्थानम उच्यते। जैसे हमने देखा कि सूत्र स्थान में सभी सिद्धांत है, रोग चतुष्क है या योजना चतुष्क है, उनमें सब सिद्धांत आए हैं। तो उस स्थान में संक्षेप से हेतु लिंग इत्यादि का भी वर्णन आया है। इसीलिए सूत्र स्थानम अनु मतलब सूत्र स्थान के पश्चात प्रपंचेन हेतु लिंग अभिधायकम निदान स्थानम उच्यते। प्रपंच से मतलब विस्तार से हेतु लिंग बताने वाला निदान स्थान का वर्णन आया है। निदान स्थान का वर्णन है। और हेतु लिंग ज्ञान पूर्विका ही चिकित्सा साध्वी भवति। हेतु और लिंग के ज्ञान के पश्चात ही चिकित्सा जो है साध्वी मतलब अच्छी तरह से सिद्ध या सिद्ध होती है। जैसे हमें पता है कि महारोग अध्याय में आचार्य चरक ने दिया है कि जो वैद्य बिना हेतु लिंग जाने बिना जो सिर्फ औषध के ज्ञान के ऊपर ही चिकित्सा करता है, तो उसे जो सिद्धि प्राप्त होती है वो यादृच्छिक सिद्धि होती है। और जो चिकित्सक है, जो हेतु लिंग इनके ज्ञान पूर्वक अच्छे ज्ञान के बाद जो चिकित्सा करता है, उसे बिना किसी संदेह से सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए जो निदान स्थान है उसमें हेतु लिंग इत्यादि का वर्णन आया है। उसके बाद है विमान स्थान। निदाने ज्ञात हेत्वादि पंचकस्य चिकित्सोपयोगितया दोष भेषजादि विशेष ज्ञानम अपेक्षितम भवति। मतलब हमने अभी देखा कि निदान स्थान में हेत्वादि पंचक का जो वर्णन है वो आया है, इसकी चिकित्सा उपयोगिता है, और उसके लिए हमें दोष भेषजादि विशेष ज्ञानम अपेक्षितम भवति। दोष और भेषज का विशेष ज्ञान होना अपेक्षित है। हम्म। अतो वक्षमान दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम विमान स्थानम ब्रूते। इसीलिए दोष भेषजादि का विशेष ज्ञापक जिसमें है या विशेष वर्णन जिसमें आया है वो विमान स्थान है। विमान स्थान की अगर हम निरुक्ति देखेंगे तो ऐसी है कि विशेषेण मीयते ज्ञायते अनेन इति विमानम। मतलब जिसमें विशेष रूप से जो सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज कोई आए हैं, जो मेजरेबल चीजें आई है वो विमान स्थान में आई है। विमान स्थान का पहला अध्याय है रस विमान अध्याय, उसमें आहार का वर्णन है। जो उसके बाद में स्त्रोतो विमान अध्याय है, जो पांचवा अध्याय है, उसमें हर स्त्रोतस की दुष्टि लक्षण इत्यादि का वर्णन है। फिर जो आठवां अध्याय है वो चिकित्सा के या निदान की दृष्टि से महत्व का अध्याय है। उसमें क्योंकि दशविध परीक्षा का वर्णन है, उसमें प्रकृति सारता इत्यादि का वर्णन है। उसके बाद का जो स्थान है वो शारीर स्थान है। निदान स्थाने ज्ञात हेत्वादिना तथा विमाने प्रतीत रस दोषादिमानेन कर्तव्य चिकित्साया अधिकरणम शरीरम। मतलब जैसे कि निदान स्थान में हमें हेत्वादि का ज्ञान हुआ, उसके बाद हमें विमान स्थान में क्या पता चला कि रस दोष इत्यादि का मान वो पता चला। कर्तव्य चिकित्साया अधिकरणम शरीरम, अब ये चिकित्सा हम किस पे करने वाले हैं, तो वो शरीर पे करने वाले हैं। चिकित्सा का अधिकरण मतलब चिकित्सा का जो आधार है वो शरीर है। शरीरम ज्ञातव्यम भवति, तो शरीर का ज्ञान होना भी जरूरी है। यतो अप्रतिपन्ने अशेष विशेषतः शरीरे न शरीर विज्ञान अधीना चिकित्सा साध्वी भवति। इसीलिए शरीर का विशेष ज्ञान होना जरूरी है, और शरीर विज्ञान के अधीन ही जो चिकित्सा होती है वो साध्वी होती है, या वो अच्छी होती है या साध्य होती है। अतः शरीरम कारण उत्पत्ति स्थिति वृद्धि आदि विशेषैः प्रतिपादयितुं शारीरम स्थानम उच्यते। इसीलिए शरीर का कारण उत्पत्ति स्थिति वृद्धि इत्यादि जो विशेष वर्णन है, इत्यादि का विशेष वर्णन करने के लिए शारीर स्थान आया है। शारीर स्थान का पहला अध्याय है कतिधा पुरुषीय शारीर, जिसमें चतुर्विंश तत्व वाला पुरुष का वर्णन है। बाद में संख्या शारीर है। तो इस प्रकार शारीर स्थान में शरीर चिकित्सा का जो अधिकरण है उस शारीर का वर्णन है। तो बाद में आता है इंद्रिय स्थान।
इंद्रिय स्थान शारीरे चिकित्सा अधिकरणम शरीरम प्रतिपाद्य चिकित्सा वक्तव्य। हमने देखा कि शारीर स्थान में जो चिकित्सा का अधिकरण है वो शरीर है, उसका वर्णन आया है। साच साध्य एव रोगे वक्तव्या न असाध्य रोगे। वो जो चिकित्सा है वो हमें किस पे करनी चाहिए, तो साध्य रोगों पे करनी चाहिए, असाध्य रोगों पे नहीं। असाध्य रोगों पर अगर चिकित्सा करते हैं तो आचार्यों ने बताया है कि उससे धर्म अर्थ और यश की हानि होती है, और इसीलिए वैद्य ने जो है वो साध्य रोगों की ही चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए इस स्थान में जो इंद्रिय स्थान जो है वो चरक संहिता का एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान है। इसलिए इस स्थान में अरिष्ट के वर्णन आए हैं। और जैसे वर्ण स्वर से रिलेटेड अरिष्ट या इंद्रिय जो है उससे रिलेटेड अरिष्ट का वर्णन इंद्रिय स्थान में आया है। बाद में जो स्थान है वो है चिकित्सा स्थान। पूर्व स्थान उक्त लक्षण अभावेन अवधारित आयुष्मत भावेन चिकित्सा। मतलब पूर्व स्थान उक्त मतलब इंद्रिय स्थान उक्त जो लक्षण है, लक्षण अभावेन अवधारित, उस लक्षण के अभाव से जो अवधारित आयु है, जब हम वो लक्षण देख के उसमें से जो साध्य रोग वाला रुग्ण सिलेक्ट करके उसकी आयु हम जब आयु का हमें ज्ञान होगा उसके बाद जो चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा धर्म अर्थ यशस्करी कर्तव्या कर्तव्या इति अनंतरम चिकित्साभिधायकम स्थानम उच्यते। वो जो चिकित्सा है वो धर्म अर्थ और यश देने वाली होती है, इसीलिए उस इंद्रिय स्थान के बाद चिकित्सा स्थान आया है। चिकित्सा स्थान के 30 अध्याय में पूरे ज्वर से लेकर राजयक्ष्मा कुष्ठ ऐसे अलग अलग व्याधियों की चिकित्सा आई है। उसके बाद जो है वो कल्पस्थान है। चिकित्सित स्थाने तु तत्र तत्र विहित वमन विरेचनयोः प्रयोगान। मतलब चिकित्सा स्थान में जो हर हर जो जिस जिस व्याधि की चिकित्सा आई है उस व्याधि की चिकित्सा में अलग अलग वमन और विरेचन के योग या वमन विरेचन करना चाहिए। पंचकर्म का जो प्रयोग है वो आया है। वो प्रयोग विस्तरेण अभिधातुम चिकित्सा अधिकृत योग स्थान रूप कल्पस्थानम उच्यते। वो प्रयोग विस्तार से बताने के लिए जो चिकित्सा अधिकृत जो योग है वो बताने के लिए जो स्थान आया है वो कल्पस्थान है। अभी कल्पस्थान के अगर हम अध्याय देखेंगे तो पहला अध्याय है मदन फल कल्प अध्याय। उसमें वमन मदन फल के वमन के लिए जो कल्प है वो आए हैं, या आरग्वदीय अध्याय है या धामार्गव अध्याय है, तो उसमें वमन विरेचन के जो अलग अलग कल्प है वो आए हैं। बाद में जो लास्ट वाला स्थान है वो है सिद्धि स्थान। तो सिद्धि स्थान में कल्पस्थानात् अनंतरम पारिशेष्यात् एव सिद्धिस्थानम अभिधीयते। मतलब कल्पस्थान के बाद जो परिशिष्ट विषय है, जो बचा हुआ विषय है वो बताने वाला सिद्धि स्थानम अभिधीयते, सिद्धि स्थान बोला है। सिद्धे है अभिदायकम स्थानम सिद्धि स्थानम। सिद्धि जो बताता है वो जो स्थान है वो सिद्धि स्थान है। सिद्धि शब्देन च इह वमनादीनाम वमनादि असम्यक योगजन्यानाम व्यापदा। सिद्धि शब्द से यहाँ क्या अर्थ लेना है, जो वमनादि है, वमनादि पंचकर्म है, उनके अयोग से या असम्यक योग से जो भी व्यापद हुए हैं, व्यापदाम भेषजस्य साध्यता रूपा सिद्धि उच्यते। उस व्यापक की जो भेषज है उनकी जो इनका जो वर्णन है या उनकी जो चिकित्सा है वो सिद्धि स्थान में आई है। एवं भूत सिद्धि कारण अभिधायक तया च एतत् सिद्धि स्थानम उच्यते। इस प्रकार जो सिद्धि बताने वाला स्थान है वो सिद्धि स्थान है। तो अभी सूत्र स्थान में जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो सब आए हैं। बाद में निदान स्थान में हेतु लिंग का ज्ञान आया है। बाद में हेतु उसके बाद दोष भेषज आदि का मान उसका वर्णन विमान स्थान में है। फिर शारीर जो चिकित्सा का अधिकरण है शरीर, इसके रिले शारीर स्थान आया है। साध्य असाध्य रोगों का या अरिष्ट का ज्ञान हो इसीलिए इंद्रिय स्थान। बाद में हमें जो मुख्य हेतु है चिकित्सा करना उसके लिए पूरा चिकित्सा स्थान आया है। और चिकित्सा के बाद कल्प स्थान, जो चिकित्सा के लिए जरूरी कल्प है वमन विरेचन वाले उनके वर्णन के लिए कल्प स्थान। बाद में जो अंतिम स्थान है वो सिद्धि स्थान है। इस प्रकार आचार्य ने पूरे साइंटिफिक मैनर से ये इन सभी स्थानों की रचना की है। और एक स्थान जो है वो अगले स्थान की नींव रखता है, या पहले स्थान का ज्ञान होना अगले स्थान के इसके लिए अवश्य होता है। तो हमने हमारे वेद ज्ञान अवबोध के लिए हमने निदान स्थान क्यों चुना, तो हमें ये पता है कि रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। सबसे पहले जो है वो रोग की परीक्षा करनी चाहिए, फिर बाद में औषध का विचार करना चाहिए।
अभी ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट जो है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलिटस, ये डायग्नोसिस लेके किसी भी वैद्य के पास या प्रैक्टिशनर के पास आता है, तब कुछ वैद्य क्या करते हैं कि बिना उसके आयुर्वेदिक निदान किए या उसके आयुर्वेदिक लक्षण देखे बिना ही वो सीधा जम्बू बीज चूर्ण हो या गुड़मार हो, ऐसी दवाइयाँ उसको स्टार्ट करते हैं या ऐसी ट्रीटमेंट उसको देते हैं। वो कभी भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसका विचार नहीं करते हैं। और सिमिलर के और एक रिसेंट जो है कि पीसीओएस का नाम बदल के अभी पीएमओएस किया है। तो नाम बदलने से आयुर्वेद में चिकित्सा नहीं बदलती है। हमें जो चिकित्सा करनी है वो किसी भी डिसीज की या डिसीज के लेबल की नहीं करनी। तो अगर किसी वैद्य को आर्तव की मतलब अनार्तव की संप्राप्ति पता है कि दोष ही आवृत्त मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति स्त्रियः, दोष के आवरण की वजह से आर्तव नष्ट हो रहा है। और आर्तव रस का संबंध, रज का संबंध, अगर ये सब पता है तो नाम भले ही पीसीओडी हो या पीएमओएस हो, उसकी चिकित्सा उसके युक्ति पे बेस्ड होती है। जो निदान पंचक पे बेस्ड उसकी चिकित्सा होती है, ना कि डिसीज के नाम से। इसीलिए सभी जब निदान पंचक कोई भी व्याधि के अंतिम जो उद्देश्य है चिकित्सा, उसके लिए बेसिक निदान पंचक का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमें लगता है कि निदान स्थान का स्टडी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमें युक्ति पूर्वक चिकित्सा करनी है, ना कि किसी डिसीज के लेबल की चिकित्सा। और निदान स्थान में चरक निदान स्थान जो है वो अष्टमहागध जो उसको कवर होते हैं। और ऐसे ही निदान स्थान का स्टडी करके हमें जो संहिता का नॉलेज है उसका डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये हमें जानना है। इसीलिए हमने निदान स्थान चुना है। तो अभी हम ज्वर निदान जो चरक निदान स्थान का पहला अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। चरक संहिता का जो एक और एक वैशिष्ट्य है, जिसमें जो हर अध्याय का जो आखिरी श्लोक होता है उसमें जो पूरा अध्याय है उसकी एक समरी आती है, या उस अध्याय में क्या क्या विषय आए हैं वो शॉर्ट में बताते हैं। जब से ये भी 42 नंबर का जो श्लोक है उसमें ज्वर निदान में क्या क्या आए हैं वो पता चलता है। तो वो क्या है? त्रिविधम नाम पर्यायैः हेतुम पंचविधम गदम, गद लक्षण पर्यायान व्याधेः पंचविधम ग्रहम। पहले तो तीन तीन प्रकार के जो हेतु है उनका वर्णन है। हेतु का हेतु की जो अलग अलग पर्याय है उनका वर्णन है। बाद में पंचविधम गदम, 5 प्रकार के जो व्याधि है उनका वर्णन है। उसके बाद गद लक्षण पर्याय, व्याधि और लक्षण, व्याधि के पर्याय और लक्षण के पर्याय है। इस प्रकार का वर्णन इनिशियली आया है। बाद में ज्वरम अष्टविधम तस्य प्रकृष्ट आसन्न कारणम, अष्टविध प्रकार का ज्वर है और उसका प्रकृष्ट, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट कारण है, उसका वर्णन है। बाद में ज्वर के रूपम च भेषजम संग्रहेण च, उसका पूर्व रूप और चिकित्सा, इसका वर्णन ज्वर निदान में भी आया है। तो अब हम ज्वर निदान का पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। अथा तो ज्वर निदानम व्याख्यास्यामः इतिह स्माह भगवान आत्रेयः। ये जो टीका है हमने वो स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि निदान स्थान का जो पर्पस है वो क्या है। इसी प्रकार सभी स्थान जो है चरक संहिता के, वो स्टार्ट होने के पहला श्लोक है उसी में चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी ने उस स्थान का उद्देश्य वहां पे दिया है। तो अभी ये चक्रपाणी की टीका हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो श्लोक है इसका संधि विग्रह करके यहाँ पे दिया है, तो हमें पढ़ने के लिए जो इजी होगा। यच्च चिकित्सा सूत्रम अत्रम अभिधातव्यम तद उपशयांतर्गतम एव इति कृत्वा। हम अगर इस निदान चरक निदान का तो 36 नंबर श्लोक अगर देखेंगे तो वहां पे उन्होंने चिकित्सा बताई है, ज्वर की चिकित्सा आई है। हमने पहले तो देखा कि हेतुलिंग अभिधायकम, ये स्थान हेतुलिंग बताने वाला स्थान है, तो यहाँ पे चिकित्सा क्यों दी है? तो इसका एक रीजनिंग जो है वो आचार्य चक्रपाणी करते हैं कि यहाँ जो चिकित्सा सूत्र दिया है वो उपशयांतर्गतम एव इति कृत्वा, हम एक उपशय करके जो निदान पंचक का घटक है वो आगे देखेंगे। तो उसके लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम रुग्ण को एक ज्वर का रुग्ण है उसमें हम लघु इत्यादि चिकित्सा करें, लघु रुक्ष इत्यादि, और उसके लक्षण बढ़ रहे हैं,
तो हमें इससे ये अनुमान लगाना है कि उसकी उसका जो व्याधि है वो वात प्रधान है, और हमें वात विपरीत चिकित्सा करनी है। इसीलिए वो एक वातज ज्वर है, इसका हमें उपशय से ज्ञान होता है। इसीलिए निदान स्थान में संक्षेप से जो चिकित्सा सूत्र आए हैं वो उपशय बताने के लिए आए हैं। और दूसरा भी एक रीजन उन्होंने बताया है, किंवा हेतु लिंग अभिधानस्य अपि चिकित्सार्थत्वात् चिकित्सा सूत्रम अत्र अभिधानम यह, कि हेतुलिंग का वर्णन आया है और उसका जो उद्देश्य है हेतुलिंग का वर्णन, वो चिकित्सार्थत्वात् की चिकित्सा के लिए ही है, इसीलिए चिकित्सा सूत्र यहाँ पे आया है। तो आगे, तत्र अपि च शारीर विकारेषु प्रधानत्वात् ज्वरस्य इव निदानम आदि उच्यते। तो अभी आचार्य चक्रपाणि है जो है वो क्रम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले ज्वर का ही क्यों आया है। तो शारीर विकारेषु प्रधानत्वात् ज्वरस्य इव निदानम आदि उच्यते। जो शारीरिक विकार है उनमें प्रधान होने की वजह से ज्वर का निदान जो है सबसे पहले बताया गया। यथा च ज्वरः प्रधानम तथा अत्रैव ज्वरस्तु खलु इत्यादि न वक्ष्यति। ज्वर एक प्रधान है, वो आगे जो ज्वरस्तु खलु यहाँ से ज्वर निदान का वर्णन स्टार्ट होगा, तो वहां पे भी उन्होंने बताया है। तथा चिकित्सिते अपि वक्ष्यति, और उसी तरह से उन्होंने चिकित्सा स्थान में जो ज्वर चिकित्सा अध्याय है वहां पे भी बताया है। देहेन्द्रिय मनस्तापी सर्व रोग अग्रजो बलि। देह, इंद्रिय और मन में ताप निर्माण करने वाला सर्व रोगों में अग्र और बलवान व्याधि ज्वर है। और बाद यत्तु पक्षति पूरा गुल्मत्पत्ति ही अभूत। जब हम निदान स्थान का 8वां अध्याय अपस्मार निदान अध्याय देखेंगे तो वहां पे सभी व्याधि की जो उत्पत्ति है उसकी जो पौराणिक कथा है उसका वर्णन आया है। तो उसमें वहां पे ऐसा श्लोक है कि यत्तु वक्षति पूरा गुल्मोत्पत्ति, सबसे पहले गुल्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ज्वर अगर पहला व्याधि है, ज्वर अगर प्रधान व्याधि है, तो वहां पे पूरा गुल्मोत्पत्ति क्यों दी है। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आगे आचार्य चक्रपाणि करते हैं। तत्र पूरा शब्द आदि आविर्भावे गुल्मस्य वर्तते, न तु ज्वरस्य प्राग अभावे। सॉरी, तत्र पुरा शब्द आदि आविर्भावे गुल्मस्य वर्तते, न तो ज्वरस्य प्राग भावे। मतलब आदि शब्द से यहाँ पे गुल्म की पूर्व उत्पत्ति हुई है, ये बताता है। और न तो ज्वरस्य प्राग भावे, क्योंकि अगर हम ये स्टोरी देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि महेंद्र कोप से ज्वर की उत्पत्ति होती है, और वो ज्वर उत्पन्न हुआ हुआ ज्वर जो है वो जो दक्ष का जो यज्ञ है, दक्ष के यज्ञ में उद्वंस निर्माण करता है। और जब वो उद्वंस हो रहा होता है तब ज्वर परिगृहीताणाम प्राणिनाम, जिनसे जिन प्राणियों को ज्वर की बाधा हुई होती है, महेश्वर कोप से उत्पन्न हुआ ज्वर, वो प्राणी जब दिक्षु विद्रावणादि ना दिक्षु वहां पे विद्रावण आदि हेतु दिए हैं, उसका सेवन अगर वो करेंगे तो उनमें सबसे पहले गुल्म की उत्पत्ति होती है। ऐसा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। हम ये बाद में आगे अपस्मार अध्याय में भी इन डिटेल देखेंगे। तो इस प्रकार इस श्लोक में ज्वर प्रधान व्याधि क्यों है, ज्वर का वर्णन पहला क्यों है, ऐसा एक्सप्लेनेशन आया है। निदानं कारणम् इव उच्यते, तच्च इह व्याधिजनकं व्याधिबोधकं च सामान्येन उच्यते। निदान का अर्थ है कारण। निदान यहाँ पे कारण इस अर्थ से आया है। तच्च इह व्याधिजनकम व्याधिबोधकम च सामान्येन सामान्येन उच्यते। वो जो निदान है वो दो प्रकार से उसका ज्ञान हमें होता है। एक तो व्याधिजनक, मतलब जिससे व्याधि की उत्पत्ति होती है वो, और व्याधि बोधक, मतलब जिससे हमें व्याधि का ज्ञान होता है वो। अ, तत्र व्याधिजनकम निदानम हेतुः व्याधिबोधकम च कारणम निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति रूप। जो व्याधि जनक है, व्याधि निर्माण करने वाला जो निदान है वो हेतु है, और जो व्याधि बोधक निदान है
व्याधि बोधक जो निदान है वो जिसे हम निदान पंचक कहते हैं, वो है हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति वाला निदान। तत्र हेतु रूपम निदानम जनकम च भवति। जो हेतु रूप निदान है वो व्याधि का जनक होता है, और व्याधिर्बोधकम च भवति, उस हेतु रूप निदान से व्याधि का बोध भी होता है और व्याधि का जनन भी होता है। अतएव प्रथमम् इह खलु इत्यादिना हेतुम अभिधाय तस्य उपलब्धिर निदान इत्यादिना पुनः हेतु अपि उक्तः। पहले हमने यह खलु, इस श्लोक से पहले उन्होंने हेतु बताए हैं। उसके बाद हेतु बोधक, व्याधि जनक और व्याधि बोधक हेतु का वर्णन भी आया है। आगे हम यह खलु इस श्लोक से जो निदान है, व्याधि जो निर्माण करने वाला हेतु है, उसका वर्णन हम देखेंगे। फिर यहाँ पे समास, ज्वर निदान का समास का उन्होंने विच्छेद किया है। ज्वरस्य निदानम ज्वर निदानम, मतलब ज्वर का निदान यानी कि ज्वर निदान। किंवा निदान शब्दो जनक कारण वचन एव। निदान शब्द से ज्वर जनक कारण वचन एव, मतलब ज्वर निर्माण करने वाला ज्वर निदान। तम ज्वरस्य जनक कारणम निदानम अधिकृत्य कृतो अध्यायो ज्वर निदानम। उस अर्थ से हम अगर जनक कारण, जनक व्याधि जनक हेतु से लेंगे तो ज्वर उत्पन्न वाला जो है, उसका हेतु बताने वाला जो अध्याय है वो ज्वर निदान है। तेन पूर्व रूपादीनाम अपि ज्ञप्ति हेतूनाम तथा चिकित्सा सूत्रस्य च ग्रहणम। और उसमें ही पूर्व रूपादि जो निदान पंचक है बाकी के भी, उनका भी वर्णन आया है और चिकित्सा सूत्र का भी वर्णन आया है। मतलब इस श्लोक में आचार्य चक्रपाणि ने कि निदान के दो प्रकार मुख्यतः व्याधिजनक निदान और व्याधि बोधक है। और इसमें अध्याय के नाम का जो अर्थ क्या हो सकता है, इसका वर्णन यहाँ पे दिया है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यह कलु, ये जो टीका है, ये श्लोक है, वो हेतु, जो व्याधि जनन करने वाला हेतु है, उसके उसके पर्यायी ना और प्रकार इसमें दिए हैं। यह खलु हेतुर निमित्तम आयतनम कर्ता कारणम प्रत्ययः समुत्थानम निदानम इति अर्थांतरम। निदान के जो अलग अलग पर्याय है वो कौन से हैं, तो निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान। पहले हम इसकी टीका पढ़ेंगे। तदेवं ज्वर निदाने वक्तव्ये सर्वव्याधि साधारणम एव निदानम वक्तुम उद्यतः। जैसे हमें पता है कि माधव निदान का जो पहला अध्याय है, उसमें एक पहला अध्याय, उसमें पूरे अलग से ही उन्होंने निदान पंचक का वर्णन किया है और बाद में वो बाकी व्याधि का निदान बताते हैं। सिमिलरली वाग्भट में भी, अष्टांग संहिता में भी पहले निदान का वर्णन आया है और बाद में मतलब निदान पंचक का वर्णन है एक अध्याय में, और बाद में अलग अलग व्याधियों का निदान आया है। पर चरक संहिता में ऐसे नहीं है। चरक संहिता में ज्वर निदान अध्याय में ही जो निदान पंचक है उनका वर्णन आया है। ऐसा क्यों, तो सामान्य पूर्वकत्वात् विशेषस्य, पहले सामान्य निदान बता के उन्होंने विशेष का वर्णन किया है। तत्र अपि उत्पन्नस्य व्याधिर लक्षणम युक्तम इति कृत्वा उत्पत्ति हेतुम एव व्यवहारार्थम लक्षणार्थम च पर्यायैः आह इह खलु इत्यादि। मतलब व्याधि का सामान्य ज्ञान के लिए निदान पंचक का वर्णन है, उसके बाद में विशेष ज्वर का वर्णन है। और उत्पन्न हुए व्याधि का जो लक्षण है, उसका जो उसके जो हेतु है, उसके पर्याय देने का रीजन क्या है, हेतु के पर्याय देने का यहाँ पे रीजन क्या है, तो वो यहाँ पे चक्रपाणि ने बताया है कि वो है व्यवहार अर्थम लक्षणार्थम च, व्यवहार में यूज करने के लिए या लक्षण, उसके उससे हमें उसके लक्षण का ज्ञात नहीं होता है, इसलिए। जैसे हम जनरली देखते हैं द्रव्य गुण में कि अलग अलग द्रव्य का पर्याय होते हैं। जैसे कि हम अगर गुरुची का ले तो उसका पर्याय अमृता है, क्योंकि वो अमृत जैसे उसका कर्म है, अमृत जैसे फल उसके सेवन से प्राप्त होते हैं। और दूसरा पर्याय जो है उसके लक्षण के लिए जो आया है वो चक्र लक्षणिका है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हेतु के पर्याय है वो उन दो उद्देश्य के लिए है, कि व्यवहार में यूज करने के लिए और उसका लक्षण बताने के लिए। ठीक है। इहेति इह प्रकरणे कारण अभिधायके हेत्वादयो अर्थांतरे। इह इति, यह से श्लोक की शुरुआत हुई है, तो इह इति मतलब इस प्रकरण में जो कारण बताने वाला जो है हेतु, उसके अलग अलग पर्याय दिए हैं। प्रकरणांतरे अर्थांतरेपि हेत्वादि शब्दा भवन्ति इति दर्शयति।
और यहाँ के आगे की टीका जो है उसमें चक्रपाणी को, आचार्य चक्रपाणी को ये बताना है कि अलग अलग प्रकरण में जो ये अलग अलग जो हेतु के पर्याय है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अभी ज्यादा वो नहीं देखेंगे, तो इसमें जो है आयतन एक पर्याय है हेतु का। तो अलग अर्थांतर से आयतन कहाँ आया है, तो दशैव आयतनानि स्युः। जो दश प्राणायतन बोले हैं आयतन मत, तो वहां पे भी आयतनी शब्द यूज हुआ है। और ये यहाँ पे भी जो हेतु में का भी पर्याय से आया है। अगर हम आगे देखेंगे, कर्ता मंता वेदिता बोधा, कर्ता हेतु का भी पर्याय है। और ये अगर लिस्ट हम ये देखेंगे, कर्ता मंता वेदिता बोधा, ये सब आत्मा के पर्याय है जो शारीर स्थान में आए हैं। तो इस प्रकार यहाँ आचार्य को यही एक्सप्लेन करना है कि ये शब्द यहाँ पे आए हैं और ये अर्थांतर से अलग अलग अर्थ से अलग अलग अधिकरण में भी आए हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे की टीका में भी ऐसा ही वर्णन है कि व्याधि वगैरह के भी जो पर्याय उन्होंने आगे दिए हैं उसका भी जो यूज है, उसका भी जो रीजन है वो इसीलिए है कि व्यवहारार्थ और लक्षणार्थ। अ, अभी हम ये जो हेतु के पर्याय है वो देखते हैं। तत्त्रिविध हेतु के प्रकार। तत्त्रिविधम असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणामश्चेति। हेतु जो है वो तीन प्रकार का है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। हाँ, ठीक। और जो हेतु का, इन त्रिविध हेतु का जो विस्तार से जो वर्णन आया है वो आया है त्रिस्त्रैषणीय अध्याय में, चरक सूत्र स्थान 11th चैप्टर में उसका वर्णन है कि जो हेतु के जो है तीन प्रकार है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल परिणाम। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रस जो है, इंद्रियार्थ जो इंद्रिय के विषय है, इंद्रिय के पांच पांच विषय है, उनमें से रस एक विषय है। तथा उसका अतियोग क्या है, तथा रसानाम अति आदनम अतियोग। रस का, किसी भी एक पर्टिकुलर रस का अति आदनम मतलब अतिरिक्त सेवन करना, मतलब वो रस रस इस इंद्रियार्थ का अतियोग है। हम अलग अलग रस के अतियोग जन्य व्याधि का वर्णन भी हमें मिलता है, और वो एक व्याधि का हेतु है। सर्वशः अनादानम अयोग। पूरी सर्वशः मतलब पूरी तरह से उसका सेवन ही न करना, वो भी एक रस इंद्रियार्थ का अयोग है। मिथ्या योगो, रस का जो मिथ्या योग है वो राशि वर्जेषु आहार विधि विशेष आयतनेषु उपदेक्ष्यते। जो आहार की राशि आई है, आहार विधि विशेष आयतन रस, जो विमान स्थान का जो पहला अध्याय है वहां पे आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन है। और उसका उससे जो राशि जो आहार की मात्रा है वो छोड़ के अगर किसी अलग, इसमें हम अगर आहार उसका सेवन करते हैं किसी भी एक रस का या आहार का, तो वो उसका मिथ्या योग है। उसके बाद में जो है प्रज्ञापराध एक दूसरा हेतु है। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपनम। प्रज्ञापराध की व्याख्या या वर्णन जो है वो चरक शारीर स्थान पहले अध्याय में आया है। उसकी व्याख्या ऐसे है कि जब धी धृति और स्मृति ये भ्रष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य अशुभ कर्म करता है उसे प्रज्ञापराध बोलते हैं। और उस प्रज्ञापराध से तीनों दोषों का प्रकोप होता है, और इसीलिए प्रज्ञापराध का जो प्रज्ञापराध को त्रिविध, तीन जो मुख्य हेतु है उसमें उसको इंक्लूड किया है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो उदीर्णम गतिमता, उदीर्णानाम च निग्रह, जो गतिमान जो वेग है उनका निग्रह करना, ये एक प्रज्ञापराध का एग्जाम्पल है। और तीसरा जो हेतु है वो है काल परिणाम। शीत उष्ण वर्ष लक्षणाः पुनर् हेमंत ग्रीष्म वर्षाः संवत्सरः सकालः। काल के अंदर क्या क्या आता है, तो शीत उष्ण वर्ष मतलब ये तीन ऋतु है। और बाद में पुनर्हेमंत ग्रीष्म वर्षा, ये जो महीने हैं वो भी आएंगे। बाद में संवत्सरः सकालः। Sorry। संवत्सर का भी जो इंक्लूड होता है वो काल में होता है। तत्र अतिमात्र स्वलक्षण कालः कालातियोगः। किसी भी काल का मतलब दिन ऋतुचर्या अध्याय में हम देखते हैं कि हर एक काल का एक लक्षण बताया गया है कि इस लक्षण वाला जो काल होगा वो ये ऋतु है।
उस लक्षण का अगर अति मात्रा में वो लक्षण दिखाई दे रहा है, तो वो काल का अतियोग है। जैसे लास्ट ईयर इतनी ज्यादा बारिश कई कई जगह पे हो रही थी। अभी भी इस साल में भी जो फ्लड्स आ रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो वो जो है वर्षा या एक साल तो ऐसा हुआ था कि पूरे दिवाली तक बारिश हो रही थी। तो वो काल का अति योग था। और हीन स्वलक्षण काल अयोग और जो इसका लक्षण, ऋतु का जो लक्षण है या काल का जो लक्षण है, उसका हीन स्वरूप से वो प्रेजेंट होना, मतलब वो काल का अयोग है। यथास्व लक्षण विपरीत लक्षण अस्तु काल मिथ्या योग। और जो यथास्व लक्षण है, जो बोले गए लक्षण है, उसके विपरीत जो लक्षण होते हैं, वो काल का मिथ्या योग है। कालः पुनः परिणाम उच्यते, काल को ही परिणाम बोलते हैं। तो इस प्रकार से त्रिविध हेतु का वर्णन आया है। अब हम इसकी टीका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अ, आगे इस श्लोक में व्याधि के जो है वो प्रकार दिए हैं। अतः त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति आग्नेयाः सौम्याः वायव्याश्च। तीन प्रकार के व्याधि प्रादुर उत्पन्न होते हैं, वो कौन से हैं? तो आग्नेय, सौम्य और वायव्य। द्विविधाश्च अपरे राजसाः तामसाश्च। और दो अपर व्याधि है, उनका वो कौन से है? तो राजस और तामस। अब हम टीका पढ़ेंगे। हेतुर हेतुत्वम कार्ये भवति इति हेतु कार्यम व्याधिम आह। हेतु का कार्य, हेतु एक कारण है और उसका कार्य क्या है? व्याधि उत्पन्न करना। इसीलिए हेतु कार्य मतलब व्याधि। अब पहले हेतु का वर्णन किया है और उसके बाद में हेतु का कार्य मतलब व्याधि, उसका वर्णन किया है। और वो तीन प्रकार के हैं। न च अत्र यथा संख्यम एक रूपादपि हेतु त्रिविध व्याधि उत्पादात्। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि तीन, मतलब यथा संख्य नहीं है, मतलब पहले हमें तीन प्रकार के हेतु बोले थे और अभी यहाँ पे तीन प्रकार के व्याधि बोल रहे हैं, तो यथा संख्य है क्या? वो उनका एक डाउट है। अत्रापि त्रिविध वचनम अनन्ते अपि रोगानाम अग्नेयत्वादि अनतिक्रमोपदर्शनार्थम। आग्नेयः पैक्तिकाः सौम्याः कफजाः वायव्याः वातजाः। और उन्होंने फिर उस जो पहले शंका उपस्थित की थी उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि त्रिविध वचन यहाँ आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो यथासंख्य है, मतलब कि साथ में इंद्रियार्थ संयोग से ही अग्नेय व्याधि उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं है। तो बाद में उन्होंने आग्नेय यहाँ पैक्तिक कहा। आग्नेय व्याधि जो है वो पित्त प्रधान है या पैक्तिक है, पित्तज है। सौम्याः कफजाः वायव्याः वातजाः। यद्यपि प्रधानत्वेन वायव्या एव प्रथमं निर्देष्टुं युज्यन्ते। जैसे हमें पता है कि दोषों में वात दोष को प्रधान माना है। पित्तम पंगु, कफ पंगु, पंगवो मलधातवा वायुना यत्र हीयन्ते तत्र गच्छति मेघवत्। मतलब वात दोष प्रधान है, फिर भी यहाँ पे उन्होंने आग्नेय व्याधि पहले क्यों लिए है? तो उसका एक्सप्लेनेशन आचार्य चक्रपाणि देते हैं। तथा अपि इह ज्वरे पित्तस्य प्रधानत्वात् आग्नेय अभिधान। इसीलिए ये ज्वर का अधिकरण है, इस अध्याय में ज्वर का वर्णन आया है। इसीलिए, और ज्वर में पित्त ये दोष प्रधान है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने आग्नेय व्याधि दिए हैं। आग्नेय सौम्य वायव्या इति समासेन एकस्मात् अपि असात्मेन्द्रियार्थ संयोगादेः त्रिविध रोगोत्पत्तित्वं दर्शयति। असमासे ही यथा संख्यम अपि शंक्य। फिर से वही जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम समास देखेंगे तो एक एक आग्नेय सौम्य वायव डायरेक्टली हम कोरिलेट कर सकते हैं साथ में इंद्रियार्थ संयोग, जो तीन हेतु है उससे। और असमास, अगर हम समास को नहीं पकड़ेंगे तो वो ऐसे नहीं है। अन्यथा अपि व्याधिन उक्त हेतुजान आह द्विविधश्च अपरे इत्यादि। राजस तामसानां च विच्छिद्य पाठेन इह तन्त्रे शारीर व्याधि अधिकार प्रवृत्ते अनधिकारत्वेन अप्रपंचनीयत्वं दर्शयति। यहाँ पे अन्य दो प्रकार भी व्याधि के आए हैं, द्विविधश्च अपरे, राजस और तामस व्याधि के। तो ये जो मुख्य तंत्र है यहाँ पे ज्वर निदान का, तो यहाँ पे शारीर व्याधि प्रधान है, इसीलिए उस वो अधिकरण मानस व्याधि का नहीं है। इसीलिए वहाँ यहाँ उनका वर्णन नहीं आया है। अभिधानम च राजस तामसयोः इह व्याधि कथनस्य न्यूनता परिहारार्थी। अ, पर वो व्याधि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनका उल्लेख तो यहाँ पे किया ही है। आगन्तवश्च अभिघातादिजा रोगा आग्नेयादिषु एव अंतर्भवन्ति। आगंतु इत्यादि जो अभिघातज रोग है, उनका अंतर्भाव अग्नेयादि तीन व्याधि में ही होता है।
यतः तत्रापि ही दोष प्रकोपो अव्यपदेशो अस्ति एव, क्योंकि उनमें भी दोष का प्रकोप होता ही है, इसीलिए इनका जो इंक्लूजन है वो अ, इन अग्नि तीन व्याधि में ही होता है। अपरे ही अप्रधानाः, अपर मतलब अप्रधान, परो ही श्रेष्ठ उच्यते, पर मतलब श्रेष्ठ, अप्रधानत्वे च उक्त एव उपपत्तिः। अ, अभी इस श्लोक में जो है व्याधि का वर्णन, व्याधि के पर्यायों का वर्णन है। तत्र व्याधि आमयो गद आतंक यक्ष्म ज्वर विकार रोग इत्यर्थांतरम। व्याधि के अलग अलग पर्याय कौन से हैं? तो आमय है, गद है, आतंक है, यक्ष्मा है, ज्वर है, और विकार और रोग, ये व्याधि के अलग अलग पर्याय है। व्याधीनाम् आग्नेयादि विभागम दर्शयित्वा व्यवहारार्थम लक्षणार्थम च पर्यायान आह। मतलब फिर से वही कि व्याधि के पहले आग्नेयादि प्रकार उन्होंने बताए, और सिमिलरली व्यवहार के लिए और लक्षण के लिए उसके पर्याय यहाँ पे बताए हैं। तत्र व्याधि इत्यादि इस श्लोक से। अत्रापि पर्यायानाम अनर्थांतरेण आतंकादि शब्दानां भयादि अर्थता व्युदासात् व्याधि लक्षणत्वं बोध्यम्। आतंक शब्देन ही भयम अपि उच्यते। जैसे हमने हेतु के लिए भी देखा था कि हेतु के जो पर्याय है उनका अलग जगह पे अलग नाम क्या अलग अर्थ से भी यूज होता है, उसी प्रकार यहाँ पे व्याधि के भी जो पर्याय है उनका भी है। आतंक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आतंक शब्देन ही भयम अपि उच्यते, आतंक शब्द से भय का भी ज्ञान हमें होता है। विकार शब्देन ही इंद्रियादयोपि षोडश विकारा उच्यते। विकार शब्द से यहाँ पे इंद्रियादि जो षोडश विकार है उनका भी अ, हमें ज्ञान होता है। तथा व्याधि शब्दानां व्युत्पत्त्या रोग धर्मा लक्षणीय, तथा ही विविधम दुखम आदधाति इति व्याधि। और यहाँ पे उन्होंने भी व्याध्या इत्यादि शब्द, सभी शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। तो व्याधि जो पहला शब्द है उसकी उत्पत्ति क्या है? विविधम दुखम आदधाति इति व्याधि, जो विविध दुख देता है वो व्याधि है। प्रायेण आम समुत्थत्वेन आमयम, प्रायः जो आम से उत्पन्न होता है वो आमय इति उच्यते। आतंक इति दुख युक्तत्वेन कृच्छ्र जीवनम करोति। आतंक इस शब्द से जो दुख है, और उस दुख के कारण हमारा जीवन रोग्न का जीवन जो है वो कृच्छ्र होता है, इसीलिए आतंक ये शब्द आया है। वचनम ही आतंक कृच्छ्र जीवने, आतंक जो है वो जीवन में कष्ट निर्माण करने के लिए अग्रय है। इति यक्ष्म शब्देन च राजयक्ष्मवत् अनेक रोग युक्तत्वं विकाराणां दर्शयति। और यहाँ से यक्ष्म शब्द जो आया है वो राजयक्ष्मा, जैसे राजयक्ष्मा जो है वो रोग समूह है, रोग समूह हमें सबसे प्रधान व्याधि राजयक्ष्मा को बोला है। उसी प्रकार व्याधि भी अनेक लक्षणों से युक्त होते हैं, इसीलिए उसको यक्ष्मा ये पर्याय आया है। ज्वर शब्देन च इह च देह मन संतापकरत्वम्। ज्वर शब्द से यहाँ पे जो ज्वर है वो देह और मन दोनों में भी संताप उत्पन्न करता है। उसी प्रकार व्याधि भी देह और मन संताप में देह और मन में संताप उत्पन्न करते हैं, इसीलिए ज्वर शब्द भी व्याधि के लिए आया है। विकार शब्देन च शरीर मनसोः अन्यथा करणत्वं व्याधिर दर्शयति। विकार मतलब विकृति, और शरीर और मन में अन्यथा करणत्वम जो प्राकृत है उससे अलग जाके उसमें विकृति निर्माण होती है, इसीलिए विकार शब्द भी व्याधि के लिए आया है। रोग शब्देन च रुजा कर्तृत्वम, रोग शब्द से हम रुजा जो है उसका हमें ज्ञान होता है। इसी प्रकार इस टीका में आचार्य चक्रपाणि ने अलग अलग व्याधि के जो पर्याय है उनकी निरुक्ति या उत्पत्ति हमें दी है। और आगे अभी तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय संप्राप्ति, हमने पहले भी देखा कि व्याधि की जो उपलब्धि है या जो व्याधि बोधक जो निदान है उसमें निदान पंचक आता है। निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति। इदानीं व्याधिर्जनक हेतुम अभिधाय तथा तद हेतुजन्यम च व्याधिम उक्त्वा तस्य व्याधिर्ज्ञानोपायम आह। पहले व्याधिजनक निदान मतलब हेतु देखे, उसके बाद तद हेतुजन्यम च व्याधि मुक्त्वा, उस हेतु से जो निर्माण होने वाले हैं वो व्याधि देखे। अब उसके बाद में तस्य व्याधिर ज्ञानोपायम आह, उस व्याधि के जो ज्ञानोपाय है वो बताए गए हैं। अविज्ञाते ही व्याधौ चिकित्सा न प्रवर्तते, व्याधि के ज्ञान के बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। अतः सामान्येन व्याधि ज्ञान उपाय निदान पंचकाभिधानम युक्तम, इसीलिए सामान्य से व्याधि ज्ञान उपाय जो है
उस निदान पंचक का यहाँ पे वर्णन आया है। आज हमारे पास टाइम लिमिट है कि इसी वजह से हम आगे की जो टीका है वो डिटेल में नहीं देखेंगे। पर अभी इस स्लाइड से मैं ये कोशिश करूंगी कि इसमें से जो व्याधि निदान पंचक जो है, निदान पंचक के जो 5 घटक है, उनका हमें फाइनल हमारा एट द एंड हमारा गोल चिकित्सा करना है, उसमें क्या यूज होता है। सबसे पहले है निदान या हेतु। तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। निदान मतलब कारण, हमने अभी देखे। तो इसका हमें क्या यूज होता है, अगर हम संतर्पणीय अध्याय देखेंगे चरक सूत्र स्थान का, उसमें संतर्पण जन्य व्याधि और अपतर्पण जन्य व्याधि दोनों व्याधियों की लिस्ट आई है। तो उस लिस्ट में अब जब हम देखेंगे तो ज्वर और अरुचि, ये दो व्याधि है जो कि दोनों लिस्ट में हमें मिलते हैं। वो जो संदर्भजन्य व्याधि में भी है और अपतर्पणजन्य व्याधि में भी है। अगर हमें बिना कारण हेतु देखे हुए, या ये ज्वर हुआ है पर वो संतर्पणजन्य हेतु से हुआ है या अपतर्पणजन्य हेतु से हुआ है, ये जाने बिना अगर हमने चिकित्सा कर दी तो वो चिकित्सा सफल नहीं होगी। इसीलिए हमें कोई भी व्याधियों का निदान या हेतु जानना इम्पोर्टेंट है। और ये तो है ही कि संक्षेपेन क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जन ही एक संक्षेप से एक चिकित्सा ही होती है। इसीलिए व्याधि के निदान का ज्ञान होना भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि है। पूर्व रूप है, पूर्व रूप मतलब क्या, जो व्याधि के लक्षण व्यक्त होने के पहले के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पूर्व रूप में होते हैं। पूर्व रूप से हमें क्या ज्ञान होगा कि एक रुग्ण में कोई दोष दुष्य की समूर्छना हो रही है, या अर्ली जो सिम्टम्स है वो हमें पता चलेंगे। अगर हम पूर्व रूप में ही कोई व्याधि पहचान लेंगे तो उसकी चिकित्सा करना, चिकित्सा में जो का समय लगेगा वो हमारा कम हो सकता है। आगे की जो संप्राप्ति होने वाली है व्याधि के लक्षण व्यक्त होने तक, वो हम उसे रोक सकते हैं। इसीलिए अ, हर व्याधि का पूर्व रूप का ज्ञान होना भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है लक्षण। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। जो रुग्ण में सब दोष दोष समूर्छना उत्पन्न होने के बाद जो लक्षण निर्माण होते हैं वो लक्षण में आते हैं। फिर लक्षण में सिर्फ व्याधि के लक्षण ही लेना है कि ज्वर है तो संताप है, या अतिसार है तो उसमें बुधेन बहुत द्रव शरणम, सिर्फ यही लेना है या तो नहीं। तो इसमें जो आचार्य ने बोला है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेतात च रोगिणाम। वैद्य जब दर्शन स्पर्शन और प्रश्न से रुग्ण की परीक्षण करता है, उसमें जो उसे लक्षण दिखाई देते हैं उन सभी का अंतर्भाव जो है वो लिंग में होना चाहिए। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है वैद्य, उसका भी अंतर्भाव लक्षण में होता है। रुग्ण की प्रकृति, रुग्ण की प्रकृति, अग्नि, कोष्ठ, ये सब भी लक्षण में हम ले सकते हैं। या दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, इसमें से जो हमें रुग्ण में लक्षण दिखाई देते हैं उन सब का अंतर्भाव जो है वो लक्षण में होता है। उसके बाद जो है उपशय है। उपशय पुनर् हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषध आहार विहाराणाम उपयोगः सुखानुबंधः। उपशय मतलब क्या, तो हेतु और व्याधि के विपरीत मतलब अपोजिट औषध आहार विहार, इनका उपयोग करने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, या जो सुख का अनुबंधी होता है, वो मतलब उपशय है। तो अभी उपशय का क्या हमें यूज होता है, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो एकदम क्लासिकल सिम्टम्स नहीं लेके आएगा। उसमें वो तो एक तो एडोप स्टार्टिंग में इनिशियली तो आपके पास नहीं आएगा, वो बहुत कुछ करके अलग अलग जगह घूम के अलग चिकित्सा लेके वो आपके पास आएगा। और साथ में कभी कभी वो एलोपैथिक मेडिसिन भी लेता है, उसकी वजह से सिम्टम्स मास्क होते हैं, हमें नहीं पता चलता इनिशियली। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो इस उपशय का हम तब यूज कर सकते हैं जो बेसिक सिम्टम्स हमें पता चल रहे हैं। पूरे व्याधि का अगर निदान पंचक नहीं समझ में आ रहा है, निदान नहीं हो रहा है, तो उपशय के यूज से हम उसके जो लक्षण है उसकी जो जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम चिकित्सा करके जब रुग्ण फिर फॉलोअप में आएगा तो उसके उपशय और अनुपशय से हम व्याधि का निदान कर सकते हैं। इसीलिए ही बोला है कि गुणलिंगम उपशयानुशयाभ्याम परीक्षित। जो गुणलिंग के व्याधि है उनका परिचय हमें उपशय और अनुपशय से करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस में भी बहुत यूजफुल होता है कि पहली
फर्स्ट विजिट में ही हम सब निदान रुग्ण का पूरा निदान हो गया और पूरी अभी लास्ट चिकित्सा ही सिर्फ करनी है, ऐसा नहीं होता है। तो हम इसका यूज हम प्रैक्टिस में कर सकते हैं। बाद में जो होता है, लास्ट जो घटक है, संप्राप्तिर जाति आगति इति अर्थांतरम व्याधि। संप्राप्ति के ये पर्याय दिए हैं, जाति और आगति। तो अभी संप्राप्ति का क्या रोल है इसमें, चिकित्सा में? अ, हमारे यूजी की एक टीचर थी, वो हमने कामला का एक पेशेंट देखा था हॉस्पिटल में। तो तब हमारे पोस्टिंग्स के वक्त, तो तब हमें ऐसे बोल रही थी कि मैं इस रुग्ण को ये नहीं दूंगी, ये मैं कभी इस रुग्ण में यूज नहीं करूंगी। तो तब तो हमें पता नहीं चल रहा था, मैं इसकी चिकित्सा इस तरह नहीं करूंगी। पर समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो कामला का पेशेंट था, और बाकी जो हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी थी, तो वो बोल रही थी कि मैं इससे ये मैं नहीं करूंगी, इससे मैं अलग करूंगी। तो तब वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बोल रही थी। पर बाद में जब हम पढ़े, ज्यादा संहिता पठन किया, तब हमें समझा कि जो कामला की भी जो है वो दो संप्राप्ति है। शाखाश्रित कामला है और कोष्ठाश्रित कामला है। दोनों में जो संप्राप्ति है वो अलग प्रकार से होती है। लक्षण भले ही कुछ सिमिलैरिटी हो, पर संप्राप्ति अलग होने की वजह से उसकी चिकित्सा डिफर करती है। रुद्धपथ कामला वो मार्गावरोध से होने वाली कामला है। तो पहले उसमें मार्गावरोध का दूर करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कोई भी व्याधि की संप्राप्ति समझना इम्पोर्टेंट है। और आयुर्वेद में कभी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होती है। इसीलिए वो संप्राप्ति का अगर अच्छे से ज्ञान हो, तो हम चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि किस तरह से हम ये जो निदान पंचक है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। अ, अभी ये मेरे क्लिनिक की केस शीट है। अभी तक हमने पाठ और अवबोध देखा कि किस प्रकार संहिता पढ़ने के बाद उससे क्या समझना है। तो अभी मैं एक अनुष्ठान दिखाती हूँ। मतलब जब हम यूजी में थे, तो हमारे गुरु गुरु का ऐसे जोर हमेशा ही रहता था कि जो हम केस टेकिंग करेंगे उसमें हम जो ग्रंथोक्त शब्द है, ग्रंथोक्त टर्मिनोलॉजीज है, वही हमें यूज करनी चाहिए। तब हमारी ऐसी एक आदत बन गई थी, पर उसका महत्व जब हम आगे बढ़े तब समझ में आया। अगर हम ऐसे लक्षण जो ग्रंथोक्त जो शब्द है वो अगर यूज करेंगे, तो निदान करने के लिए हमें इजी होता है। जैसे अभी ये एक कास का पेशेंट है, इसमें एक ऐसे लक्षण मैंने लिखे हैं जब मैंने केस टेकिंग की थी इस पेशेंट की। उसके बाद में हम अगर हम ये ग्रंथोक्त लक्षण देखेंगे, तो यहाँ पे वो सिमिलैरिटी हमें दिख जाएंगी। मतलब और तो इसीलिए हमें निदान करने में इससे आसानी होती है। और निदान करने निदान ही नहीं, तो हमें जो आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करने में भी बहुत इजी होता है। तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि मैक्सिमम हम जो हमारी जो टर्मिनोलॉजीज है ग्रंथ में, वो यूज करनी चाहिए हमें। और वो कब हम यूज कर सकते हैं, जब हम संहिता पढ़ेंगे तभी। अ, और यही नहीं, हम मतलब हमें ये निदान पंचक भी मतलब जैसे अभी इस रुग्ण के हेतु, पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय, या दोष प्रधान है, दुष्ट प्रधान है, ये सब भी लिखने की आदत डालनी चाहिए। और ये सब कब हम अचीव कर सकते हैं, तो जब हम संहिता पढ़ेंगे तभी। तो आज तो समय की कमी की वजह से हम ये आगे का नहीं देख सकेंगे। पर मैं सब पहले तो सबको बहुत थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंटली ये लेक्चर सुना। और मैं ऐसा आशा रखती हूँ कि हम ऐसे ही संहिता के पढ़ स्टडी में हम आगे भी ऐसे ही इस प्रकार से ही जुड़े रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं डॉक्टर पायल से निवेदन करती हूँ कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू। धन्यवाद वैद्य निकिता। अ, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार वैद्य निकिता ने पाठ, अवबोध और अनुष्ठान इन तीन चरणों से संहिता का अध्ययन किया।
पहले उन्होंने तो स्पष्ट उच्चार के साथ श्लोकों को और उसकी टीका जो यह संस्कृत शब्द लिखे गए हैं उसे पढ़ा है, स्पष्ट उच्चार किया है और उसके बाद में हर शब्द को समझने का प्रयत्न किया है। जो क्लिष्ट शब्द थे उसे भी सिंप्लीफाई करके वो शब्द का अर्थ समझाने का प्रयत्न किया है। फिर टीका पढ़ी है और टीका के माध्यम से हमने ज्वर निदान आज ही शुरू कर दिया है और उस टीका के माध्यम से वो श्लोक भी समझा है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एट द एंड अपनी क्लिनिकल केस स्टडी दिखाकर उन्होंने कैसे अप्लाई किया है, संहिता पठन के बाद उसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई किया है वह भी बताया है। तो इसी तरह आगे भी हम संहिता का अध्ययन करते रहेंगे, जो पाठ, अवबोध और अनुष्ठान इन तीन चरणों में ही होगा। तो इस कोर्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। वेद ज्ञान अवबोध वो इसी तरह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगा संहिता अध्ययन की तरफ, जिसमें हम पाठ, अवबोध और अनुष्ठान इन तीन माध्यम से अध्ययन करेंगे। जो भी क्लिष्ट विषय है उसे आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट आचार्य हमें बताना चाहते हैं वो समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ज्वर निदान शुरू हुआ और उसमें ही उन्होंने ज्वर का चिकित्सा सूत्र दे दिया, बट निकिता ने बताया कि वो क्यों दिया है। उसका जो उपशय शब्द वहां पर आया है, तो उपशय से हम कैसे जो चिकित्सा सूत्र ज्वर निदान में आया है उसे हम कैसे जान सकते हैं कि अगर लघु आहार वो ले रहा है और ज्वर सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो वात प्रधान है। तो इस तरह हम जो भी पढ़ा है या लिखा है उसे क्लिनिकली कोरिलेट करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो थियोरी है और क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसमें ये जो कड़ी है उसको जुड़ाने का हम प्रयत्न करेंगे, जो संहिता अध्ययन के माध्यम से ही होगा। तो इसीलिए आपको हमसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक लर्निंग होगा। जो हमारा सेशंस होंगे वो लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, जो ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम कंडक्ट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग होगा, तो एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्रीवियस लेक्चर का भी रिवीजन होगा, इसीलिए रेगुलर रिवीजन चलता ही रहेगा संहिताओं का। जो अध्ययन होगा वो केवल हम पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं ऐसा ना हो, इसलिए असाइनमेंट्स भी देंगे। और असाइनमेंट इस तरीके के होंगे कि जो भी क्रॉस रेफरेंसेस आपको ढूंढने हैं उसी संहिता में, जैसे कोई अगर हेतु आ रहा है तो सूत्रस्थान में जाके उस हेतु के गुणधर्म आपको देखने होंगे। तो इस माध्यम से आप अधिक संहिता का अध्ययन करेंगे और अध्ययन में आपकी रुचि भी बनी रहेगी। आवश्यक कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हर सेशन के अंत में डाउट सॉल्विंग के लिए हम 5 से 10 मिनट रखेंगे। अभी भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, इस लेक्चर के अंत में हम उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस कोर्स का जो विषय है वो चरक संहिता निदान स्थान है। इसका महत्व जो है वो पहले ही निकिता बता चुकी है। इसका जो अवधि होगा वो 2 महीने के लिए होगा, जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कंडक्ट होंगे। क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। क्लास का टाइम रात 9 से 10 के भीतर होगा। और अलग अलग स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट्स ज्वाइन होने वाले हैं, इसीलिए इसका जो माध्यम है वो हिंदी रखा है, तो लेक्चर्स हिंदी में ही कंडक्ट होंगे। तो इस कोर्स से जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? अंत में आपकी जो संहिताओं की समझ है वो अधिक गहरी गहरी हो जाएगी। जो मूलभूत सिद्धांत है वो अधिक मजबूत हो जाएंगे। जो भी आप संहिताओं में पढ़ रहे हैं वो क्लिनिकली आप अप्लाई कर पाओगे। और टीकाएं जब आप पढ़ेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए संहिता अध्ययन भी अच्छा लगेगा। एग्जाम्स के लिए भी यह काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जो लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग लॉन्ग गाइड तो है ही। तो इसलिए निरंतर अध्ययन आप निरंतर अध्ययन करते रहे और आपकी रुचि भी बनी रहे, इसलिए इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये जो बैच शुरू होने जा रही है वो 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त मात्र आज से ही शुरू होने जा रहा है। कोर्स की फीस मात्र 2500 रुपये है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और संहिता अध्ययन की जो यात्रा है उसका हिस्सा बने। धन्यवाद। अधिक माहिती के लिए आप हमसे संपर्क करें। जो आपके डाउट्स है वो चैट बॉक्स में आप पोस्ट कर दीजिए।
अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।